चलिए नमस्कार साथियों, मैं हूं भारती सर। जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अब जो है एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इस साल जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती की तैयारी आप करते रहेंगे। भर्ती आने वाली है। बिहार में बीपीएससी का तो एकदम बाहर है ही, और साथ साथ यूपी में भी टीजीटी का वैकेंसी इसी बार आएगा। अगले साल जो है वो 27 के अंदर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो वैकेंसी इस साल जो है वो उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए मिलेगा। अच्छी खासी संगीते के पहले से जो सीटें हैं वो खाली है, तो वहां भी अच्छी खासी बहाली देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ मध्य प्रदेश की अगर बात कर लेंगे तो वहां भी वर्ग 2 वर्ग 3 की बहाली जो है वो इसी साल आएगी। तो कहीं ना कहीं इस साल जो है एकदम सुनहरा होने वाला है, बशर्ते तैयारी जो है वो आप जोर शोर से करते रहेंगे, है ना। और ये जो बेरोजगारी का आलम है ये कहीं ना कहीं आपको अगले साल के शुरुआती में या मध्य में, यानी 2026-27 में जो है आप प्रारंभिक में या फिर मध्य में ये आपका बेरोजगारी का आलम दूर हो जाएगा। बशर्ते आपको सिलेबस के ऊपर में पकड़ बनाना है और तैयारी को एकदम जोर शोर से रखना है। अभी बीपीएससी का ट्रेंड है तो हम लोग उसके हिसाब से पैटर्न के क्वेश्चन बना रहे हैं। बीपीएससी का अगर मूड को आप देखेंगे तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी का जो कंटेंट होता है उसी कंटेंट को रख देते हैं। तो हमने भी उसी तरह का ट्रेंड को देखते हुए हमने क्या किए हैं कि एनसीईआरटी का जो पैटर्न है बैच के अंदर में पूरे के पूरी एनसीईआरटी छाप जो है वही चीजें पढ़ाई जा रही है। और एनसीईआरटी में थोड़ा सा फैक्ट्स का किल्लत होता है, मतलब दिक्कत होता है, कम रहता है, क्योंकि वो कहानी समझाने के ऊपर में ज्यादा गौर करता है। तो उसके साथ साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दे रहे हैं और चीजों को एक साथ कर रहे हैं। और उसी तरह का कुछ क्वेश्चन आज आपको यूट्यूब पर भी लेकर के आए हैं। तो आप आज के प्रश्नों से अंदाजा लगाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या चीजें और पढ़ने की आवश्यकता है, या फिर जो आप पढ़ लिए सफिशिएंट है, उसके बाद पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, केवल प्रैक्टिस करना है। आज के क्लास से आप सीख जाएंगे। तो एकदम आप कमर कस लीजिए, खुद से अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए, अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए, अपने आप से बोल दीजिए कि मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आप एकदम मोटिवेटेड रहेंगे और इस बार की वैकेंसी में आपकी एक सीट जो है वो सुनिश्चित होगा, है ना। तो चलिए अब फटाफट से देखते हैं। सुशीरवाद, जिसका नाम आप पढ़े होंगे नागस्वरम, हालांकि दोनों बातें आज बताएंगे, नागस्वरम और नादस्वरम, ये सब आपको पढ़ के जाना है। आपको पहले बता दिए कि जो भी चीजें बैच में पढ़ा रहे प्योर एनसीईआरटी, और अब कोशिश कर रहे हैं कि खुद से अब हम नया प्रश्न बना रहे एनसीईआरटी को लेकर करके। आज का जितना प्रश्न देख रहे हैं खुद से ये सारे का सारा टाइप किए हैं हम अपने हिसाब से। तो यही प्रश्न आपको इसी तरह का पैटर्न को देखने के लिए मिलेगा। और इस पैटर्न को अभी तक अगर नहीं पढ़े तो आप आराम से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। जल्दी से बोलेंगे कि नागस्वरम में कितने छिद्र होते हैं। ये सारे लोग पढ़ते हैं कि नागस्वरम जो है एक प्रकार के सुशीरवाद है। तो लो भाई, ये तो क्वेश्चन में सुशीरवाद मिला हुआ है। अब आपको बताना है कि इसमें छिद्रों की संख्या कितने होते हैं। आप कहेंगे कि सर भारी है। भाई भारी नहीं है, ये आप अगर देखेंगे तो ये सिलेबस का क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी अगर निकालेंगे तो उसी में ये चीज आपको मिल जाएगा। वहां पे बाकायदे इसमें पिक्चर भी दिया है, सारी बातें लिखा हुआ है, बस देर है आपको सही दिशा में पढ़ने का। अब ध्यान से सुनेंगे। जैसे उत्तर भारत में आप शहनाई को जानते हैं, ध्यान रखेंगे, शहनाई को आप उत्तर भारत में जानते हैं। और जैसे ही शहनाई का नाम लेते हैं बिस्मिल्लाह खां की बात आ जाती है ना, कि बिस्मिल्लाह खां ने शहनाइयों को भारत ही छोड़िए वर्ल्ड फेमस कर करके ये किए है ना। तो जैसे बिस्मिल्लाह खां की बात आता है, शहनाई के मंगलकारी गीतों में शादी विवाह का जब समय रहता है तो शहनाई की गूंजे एकदम मजा ला देती है, मधुर कर देता है। तो उसी तरह से दक्षिण भारत में अगर बात कर लेंगे तो नागस्वरम होता है। अच्छा, ये भी आपको सारी बातें बैच में पढ़ाई जा रही है। नाग जो स्वरम है इसी को नाद स्वरम भी कहते हैं। याद रखेंगे, क्या कहेंगे, तो इसी को नाद स्वरम कहते हैं। और ये नाद स्वरम कहां कहते हैं, नाग स्वरम कहां करते हैं, अगर सवाल यहां से पूछ सकता है। एनसीईआरटी इसमें एनसीईआरटी में चीजें दी गई है, तो अगर चाहे तो आयोग इससे क्वेश्चन बनाएगा कि किन राज्यों में नाग स्वरम कहते हैं या किन राज्यों में नाद स्वरम कहते हैं। तो वाद तो एक ही है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग नाम से। जैसे नागस्वरम की बात कर लेंगे तो तमिलनाडु में, और आंध्र प्रदेश में बात कर लेंगे तो नादस्वरम। बाकी एकदम पूरा बढ़िया से बताया जाएगा। फिलहाल अगर इसमें हम लोग बात कर लेंगे कि छिद्रों की संख्या कितने होते हैं, तो 2 रीढ़ होते हैं और इसमें 12 छिद्र होते हैं। अच्छा, 12 छिद्र से ये भी पूछे जाएंगे कि इसमें कितने छिद्र खुले रहते हैं।
समझ रहे बात ना। तो यहां से ये सवाल आएंगे। फिलहाल के लिए अगर बात कर लेंगे तो ये आपके सही जवाब जो हो जाएगा ये सी ऑप्शन यानी ग ऑप्शन, यानी 12 जो है वो इसमें आपके छिद्र होते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बातें आपको सीखने के लिए मिली होगी कि तमिलनाडु में इसे नागस्वरम और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में इसे नादस्वरम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न आपका आ गया। अब इस तरह का आपके लिए पिक्चर भी लाए ताकि अगर आप फोटो देखते हैं तो चीजें ज्यादा आसान हो जाता है, मतलब उसको आप फील करते हैं कि ये चीज ऐसा है। तो जैसे शहनाई होते हैं ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन अगर इसकी लंबाई की बात कर लेंगे तो शहनाई की अपेक्षा इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है और इस तरह से इसमें छिद्र होते हैं। बाकी बैच में आपको पढ़ाएंगे, यहाँ चीज ज्यादा डीपली हो जाएगा, है ना। और क्वेश्चन भी कराने चले कि कितने छिद्रों को खोला जाता है और कितने छिद्रों को बंद किया जाता है, किससे बंद किया जाता है, सारी बातें। ठीक है, चलिए तो अगली प्रश्न आपके सामने है कोलट्टम कारा। ध्यान सुनेंगे, कोलट्टम कारा, ये कोलट्टम करा, ये अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। तो एक कोलट्टम करा जो है ये आपका वाद्य की श्रेणी में आता है। किस वाद्य की श्रेणी में आता है ये आपको बता रहे हैं। क्या घन में है, क्या अवनद में है, सुशीर में है, तंत्री में है। नए प्रश्न सोच रहे थे बच्चे, हालांकि जो भी प्रश्न करा रहे थे सब बढ़िया है, लेकिन इस बार जो भी लोग प्रश्न करा रहे हैं देश दुनिया, हमारे यहाँ जितने भी प्रश्न आप देखते होंगे तो सबका कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि जो भी करा रहे हैं वो सबका रिवीजन होगा। साथ साथ नए की जो बात करते हैं तो जो चीज एकदम एनसीईआरटी से करा देंगे तो एक तो चैप्टर भी बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा और उसी तरह का प्रश्न नया बनेगा एग्जाम में। क्योंकि बहुत सारे एनसीईआरटी के जो कंटेंट है अभी तक आयोग नहीं बनाया है, क्योंकि बीपीएससी बहुत ज्यादा एग्जाम लिया नहीं है, टीआरई 1, 2, 3 और इसमें जो चर्चित चीजें थे वहां से उठा के रख दिया। तो अब धीरे धीरे पूरा का पूरा मूड में एनसीईआरटी चीजें आएंगे और बाद में इसी को लोग पढ़ाएंगे भी। और अभी भी आप जितना क्वेश्चन लगभग बना पाते हैं थोड़ी बहुत, तो एनसीईआरटी की चीजें कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया गया है थोड़ी बहुत, और जिसके बदौलत आप बना रहे। बताएंगे कोलट्टम कार, याद रखेंगे कोलट्टम करा कहते हैं, ये कोलट्टम कारा भी कहते हैं कई जगह पे। ठीक है, वर्डिंग थोड़ा सा, लेकिन ये जो वर्डिंग है सेम टू सेम लिए है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी निकालेंगे तो यही आपका जो है वो वर्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये घन बाध है कि अवनद बाध है कि सुशीर बाध है कि तंत्री बाध है, तो इसे कहते हैं घनबाद। ध्यान रखेंगे इसे क्या कहते हैं, तो घनबाद के श्रेणी में इसे रखा गया है। ये किस तरह का बाध होता है, तो जैसे अगर आप गुजरात के साइड में जाते होंगे तो कैसे डांडिया होता है ना, तो डांडिया जो होता है आप डांडिया में देखे होंगे कि डंडा रहता है, छोटे छोटे 2 डंडे होते हैं और इस डंडे का इस्तेमाल जो है वो आपस में टकराते हैं और इस तरह से डांस करते हैं। तो ये जो डांडिया नृत्य होता है ना, खास करके गुजरात में सवाल भी आते हैं, तो जैसे गुजरात में डांडिया होते हैं ठीक उसी तरह से आप तमिलनाडु में चले जाएंगे, आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे तो वहां कोलट्टम कार होता है। ठीक है, कोलट्टम करा, कई बार वर्डिंग मिस्टेक हो जाता है, साउथ इंडिया का वर्डिंग ही इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कोलट्टम करा। और अभी आपको नागस्वरम बताए, तो नागस्वरम में जैसे उत्तर में शहनाई वादक के रूप में बिस्मिल्लाह खां की बात आता है, तो उसी तरह से नागस्वरम या नादस्वरम जो कहते हैं, है ना, अलग अलग राज्यों में, तो उसे फेमस करने के लिए एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम टी.एन. पिल्ले करके नाम आता है। अब लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, याद रखेंगे टी.एन. और राजा रत्नम, ये थोड़े से आप ध्यान से सुनेंगे। साउथ इंडिया का नाम ही थोड़ा अजीब अजीब आता है, मतलब बार बार आप प्रोनाउन से उच्चारण करेंगे तो चीजें हो जाएगा। राजनत्नम, और याद रखेंगे ये पिल्ले ये आपका इनका नाम है। ठीक, तो अगर थोड़ी बहुत आप जानेंगे तो यहाँ से सवाल आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचलम, ये सब ऐसे अरुणाचलम मतलब अरुणाचल प्रदेश नहीं सोचेगा, व्यक्ति का नाम है जो नागस्वरम बजाने में दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में पॉपुलर है। ठीक है, तो ये आपको हम नाम भी लिख दिए। अब यहां अगर बात कर लेंगे तो ध्यान से सुनेंगे यहां बात को। कोलट्टम करा जो होता है ये किस तरह का है, तो बता दिए कि ये घनबाद है। जैसे डांडिया होते हैं उसी तरह से साउथ में ये भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगली बातें अगर हम करेंगे तो अगली बातें जो है, अच्छा कोलट्टम करा ये वाद्य है लेकिन इसके साथ साथ नृत्य भी है। तो अगर कहे कोलट्टम कारा नृत्य कहाँ होता है, तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कोलट्टम करा जो होता है ये आपका नृत्य भी होता है। ठीक है, और उसी डांडिया की तरह से लोग करते हैं और डांस करते हैं। बताएंगे पुंग वाद्य किस प्रदेश का विशेष वाद्य है, तो कुछ चीजें खाली आप पढ़ रहे हो, सितार के बारे में, तानपुरा के बारे में, या फिर तबला के बारे में, पखावज है ना, तो इन सब से काम केवल नहीं चलने वाला है, ये सब तो सब लोग पढ़ चुके हैं। और एनसीईआरटी में बेहतरीन इस तरह के वाद्य यंत्रों की
क्वेश्चन वहां पे समझाई गई है और उस तरह से क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो इन चीजों को सॉल्व करिए, इन चीजों को समझिए, तो फिर आपका एक समझिए कि सिलेबस के दायरा में रहेंगे, सवाल कहीं से भी इधर उधर नहीं जाएंगे, सारे सवाल को आप सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। बताएंगे पुंग जो है वो किस तरह के विशेषवाद है भाई। तो आप देखेंगे पुंग जो है, सबसे पहले बता दें कि ये मणिपुर में, सही जवाब जो हो जाएगा आपका मणिपुर हो जाएगा। अगर सवाल नहीं हिल रहा है, ज्यादा अंदाजे चल रहा है ए और बी, तो कोई दिक्कत नहीं, चीजों को समझिए, नई चीज आप सीखिएगा, है ना। अब जैसे हमारे यहाँ ढोलक होता है, ठीक है, उसी तरह से आप जाएंगे तो मणिपुर के क्षेत्रों में इस तरह से जो होता है वो आपका क्या होगा, तो इसी तरह से आपका पुंग होता है। क्या होता है? पुंग होता है। इसके दाहिने वाला जो सेक्शन है, ये दाएं वाला, ये बायां की अपेक्षा ज्यादा बड़ा होता है आकार में, चौड़ाई उड़ाई जो भी आप कर लीजिए, और इसमें हुक लगा होता है। लोग क्या करते हैं कि इसको गले में टांग करके बजाते हैं। आप देखे होंगे कि कई लोग ढोलक जो होता है रस्सी से इसे गला में बांध लेते हैं और ऐसे ऐसे बजाते हैं। ठीक उसी तरह से जो है वो आपका मणिपुर के क्षेत्रों में ये पुंग होता है जिसे बजाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान सुनेंगे, यहां से हम बायां और दायां कर रहे हैं, लेकिन जब ये बजेगा तो आपका जो दाहिना हाथ होगा ये इसके बाएं साइड में होता है। इसको ऐसे दायां कहते हैं, इसे बायां कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ये रियल में आप इस पुंग को लेंगे तो आपका जो दायां हाथ होगा वो पुंग के किधर जाएगा, तो छोटे वाले भागों में, और इधर जो ज्यादा भाग होता है उधर आपका बायां हाथ जाएगा। उसी तरह से आप देखे होंगे तबला है, नाल है, समझ बात ना, सारी चीजें आप तबला में भी देखे होंगे कि तबला मुख जिसे तबला कहते हैं उस पे आपका दाहिना हाथ होता है, और डग्गा जो कि ज्यादा चौड़ा होता है उस पे आपका बायां हाथ होता है। ठीक इसी तरह का चीजें है। और बाकी मणिपुर की बात है, लाई हवा, ये सब तो आप पढ़े होंगे। पुंग पे भी जरा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये आप पुंग का पिक्चर देख पाएंगे ताकि अच्छे से इस चीज को समझ जाएंगे, है ना। तो ये पुंग का पिक्चर लिए हैं, देखिए ये वाला जो सेक्शन है ये बायां है, और ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये दायां है। बायां के अपेक्षा दायां जो होता है, याद रखेंगे, ये आप देखे होंगे कि अधिक चौड़ा प्रतीत होता होगा आपको, और ऐसा ही रियल में होता है। लेकिन जब आप इसको बजाएंगे तो आपका ये वाला तरफ में दाहिना हाथ और ये वाला बायां हाथ, ठीक है, और इसके बजाया जाता है। और ये जो पुंग नाम भी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये पुंग की लकड़ी का बना है। किसके लकड़ी के बना है? पुंग की लकड़ी से। और मणिपुर साइड में आप जाइएगा तो वहां खास करके मंगलकारी जब अवसर होता है तो उस तरह के अवसरों में इसको बजाया जाता है, और करताल के साथ भी बजाया जाता है। ज्यादातर वादन जो होता है मणिपुर में, इसका वादन करताल के साथ होता है। और आप करताल भी जानते हैं कि कैसा वाद्य है भाई, तो करताल जो होता है वो आपका घनवाद्य है। याद सुनेंगे, करताल कैसा वाद्य है? घनवाद्य है, ठीक है। तो इस तरह के ये इमेज होता है। अब आप समझ गए थोड़ी बहुत बातें पुंग के संदर्भ में, और ये कुछ आप पुंग बजाते हुए लोगों का पिक्चर भी देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे। हालांकि एमसीक्यूज ही है, लेकिन आपको चीजें सोच रहे हैं कि जो चीजें बहुत कम आप प्रयास कर रहे हैं ये एनसीईआरटी में है, यहां से सवाल आएंगे, तो यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी हमारी कोशिश है कि क्वेश्चन की संख्या कम कराए। 30-50 क्वेश्चन तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं आप लोग, कई जगह पे कभी 80 भी किए होंगे, 40 भी किए होंगे, 20 भी किए होंगे, कहीं 10 किए होंगे। तो ये करने का तरीका नहीं है। आपका जो सिलेबस है उसको किसी तरह से या तो क्वेश्चन के माध्यम से या तो सिलेबस पढ़ करके क्लियर कर लेंगे। हालांकि ज्यादा बढ़िया होता है कि किसी भी चीजों का थ्योरी आप पढ़िए, समझिए, उसको कॉपी में लिखिए, ताकि अगर भूल रहे हैं तो आपके कॉपी में होगा, एक झलक में आप उसको देख लेंगे, और एमसीक्यूज के माध्यम से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है ना। चलिए अगला आपके सामने है कि चेंडा किस तरह का वाद्य है। एकदम पहले ही आपको बताए थे कि आज एकदम प्रश्न बढ़िया बढ़िया लेकर के आए हैं, और पूरा का पूरा एनसीईआरटी है, तो जो भी पढ़े हैं एकदम फुल रिवीजन होने वाला है आपका, ठीक है। बताएंगे चेंडा किस तरह का वाद्य है भाई, ये आंकिक है या ऊर्ध्वक है, आलिंगिक है या द्विमुखी है। तो फटाफट से बताएंगे कि किस तरह का वाद्य है चेंडा। चेंडा देखे होंगे तो इस तरह का जो चेंडा होता है, ध्यान सुनेंगे, चेंडा जो होगा वो किस तरह का होगा। एक मिनट ध्यान सुनेंगे, थोड़ा सा समय हमको दे दीजिए, तो समय देना है आपको। चेंडा जो होता है वो इस तरह का ऐसे होता है ना, इसके नीचे में भी चमड़ा से मढ़ा जाएगा, इसके ऊपर में भी जो है वो आपका चमड़ा से मढ़ा जाएगा। इसकी अगर लंबाई की बात कर लेंगे तो 60 सेंटीमीटर जो है वो लंबा होता है। ये सारी बातें आपको पढ़ाई जा रही है बैच में, ठीक है। अभी बहुत सारे वाद्य यंत्र वहां खत्म नहीं हुआ है, तो वहां खत्म होते होते जो भी बैच के बच्चे देख रहे होंगे तो ये मत सोचिए कि अभी नहीं हुआ है। जैसी बाद वाला है तो ये कंप्लीट,
समझ रहे बात ना। लोग पढ़ करके जाएंगे तबला वगैरह इसे 2-4 गो, और आपको तबला सितार इस सब के अंग के अलावे इन जितना छुपा रुस्तम जो चीज है, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लगता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और इनके और पीछे के सारी चीजों को आपको वहां पढ़ा दिया जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका जो ये ऊपर से इसको बजाया जाता है, हालांकि इसके दोनों तरफ चमड़ा होता है, लेकिन इसमें बजाया जाता है ऊपर की तरफ में, ठीक है। तो ऊपर की तरह जो है वो आपका डांड लिया जाता है, और उसी से इसको पीट पीट करके डांडिया की तरह ही होता है लकड़ी का, और उसी से इसको क्या किया जाता है, बजाया जाता है। बाकी ढोलक की तरह भी जो है वो इसमें आपका रस्सी से बंधा होता है, ठीक है, ताकि स्वर को इसको खींच कर करके और इसको मिलाया जाता है, ठीक है। तो जैसे तबले वगैरह में होते हैं ना, ठीक उसी तरह से। लेकिन ये 60 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई होती है। अगर इधर से इधर बात कर लेंगे तो व्यास की जो बात करते हैं, वो व्यास जो होता है वो आपका लगभग, याद रखना है आपको कि 22 सेंटीमीटर होता है, याद रखेंगे 22 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा 60 सेंटीमीटर, ठीक। तो दोनों बातें बता दिए। तो ये खड़े होने के कारण इसे ऊर्ध्वक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वक कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि जो चेंडा जो आपका वाद्य यंत्र है, समझ रहे बात ना, ये चेंडा वाद्य कैसा होगा भाई? तो आपको याद रखना है कि ये ऊर्ध्वक होता है। बाकी विशेष रूप से चेंडा हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो आगे अगर हम बात कर लेंगे तो ये पिक्चर भी आपके लिए लेकर के आए हैं, ताकि आप देख करके चीजों को समझेंगे कि कैसे चेंडा बजाया जाता है। और ये आपका चेंडा है, ठीक है, और इसको जो है कि रस्सियों से बांधा जाता है, और जैसे तबला वगैरह में बीच बीच में आप देखे होंगे कि गट्टा होते हैं, उसी तरह से यहाँ इनको खींच करके और स्वरों को मिलाने का काम किया जाता है। ऊपर से चमड़ा होता है, नीचे से चमड़ा होता है। इसकी लंबाई भी आपको बता दिए 60 सेंटीमीटर होता है, और इधर से इधर अगर बात कर लेंगे तो ये आपका 22 सेंटीमीटर होता है। चीजें एकदम समझते चलिएगा। और अभी सीरीज में अगर आपको लग रहा होगा तो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात कि आप लाइक कर दीजिए, ताकि हम इस तरह से आपको और भी बेहतरीन जो है वो क्वेश्चन यूट्यूब पर भी कराते रहेंगे। जो भी सब्सक्राइब करके रखे तो कुछ तो योगदान आप दिए हैं, है ना। तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ बेहतरीन बीच बीच में आते रहेगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, और आज के क्लास को आप पक्का लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लिए तो हर क्लास में बोलते हैं, लेकिन आज कुछ मेहनत, कम क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन खुद से बनाए हैं तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगा है, ठीक है। चलिए, तो रुद्र वीणा में तारों की संख्या कितनी होती है बताएंगे। रुद्र वीणा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़े होंगे अब तक कि रुद्र वीणा की अगर हम बात करते हैं तो इसका उल्लेख संगीत मकरंद में मिलता है। याद रखेंगे, संगीत कहाँ मिलता है? तो मकरंद में मिलता है रुद्र वीणा का। और रुद्र वीणा के बारे में और भी आप चीजें जानते होंगे कि इसमें पर्दों की संख्या क्या होते हैं। लेकिन अब ध्यान सुनेंगे, रुद्र वीणा में क्या आप पढ़े कि तार की संख्या कितना होता? सवाल यहां से आएगा। तो रुद्र वीणा में अगर तार कहेंगे तो जैसे सितार में 7 तार होता है, ठीक उसी तरह से यहां भी तार होता है। सवाल और भी आ सकते हैं कि ये 7 तारों में कितने इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 4 जो है वो आपका मुख्य तार होता है, और 3 जो आपका है ये आपका मुख्य तार नहीं होता है, आधार की तरह होता है, ठीक है। तो ये रुद्र वीणा में टोटल कितने तार होते हैं? तो 7 में से मुख्य तार अगर कहा जाएगा तो ये कितना हो जाएंगे आपके? 4, ठीक। अब ये ध्यान रखेंगे बात को। तो ये तो रुद्र वीणा है। रुद्र वीणा का उल्लेख कहाँ है? तो ये भी बात याद रखना है कि इसका उल्लेख जो है वो आपका संगीत मकरंद में मिलता है। संगीत कहाँ मिलता है? मकरंद में मिलेगा। इसके अलावा रुद्र वीणा में याद रखना है आपको कि इसमें पर्दों की संख्या कितने होते हैं। तो इसमें पर्दे की जो संख्या होता है वो 19 से 23 पर्दा। लिख लीजिए, रट जाइए, ये कोई नहीं काटने वाला है। अगर रुद्र वीणा का पर्दा बताएगा तो कहीं आपको तोड़ जोड़ करने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये बातें लिखी गई है। ये पर्दे की संख्या यहाँ पे 19 से 23 होते हैं, ठीक है। और बाकी विशेष हम रुद्र वीणा के बारे में बैच के अंदर में जब आपको वीणा पढ़ाएंगे तो एकदम आपको घबराना नहीं है। जो भी पैसे दे करके 499 में ले लिए हैं तो उनको एकदम नहीं घबराना है। जो 2000 और 2500 में पढ़ करके आएगा ओकरों से ज्यादा कान काटने का प्रयास हम करेंगे। और हम आपको जो भी कमिटमेंट किए, जो भी पहले से बैच ले करके पढ़ रहे हैं और जो अभी भी ले रहे हैं, उनसे एक कमिटमेंट कर दिए है कि ये मत सोचिएगा कि हमारे यहाँ 499 का बैच मिल रहा है, आप कोई 1000 के दे रहा है, कोई 1500 दे रहा है या 2000 के दे रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है कि कोई उसको 50,000 में बेचे, उससे मतलब नहीं है। हम 499 में दिए तो हमारी एनर्जी कमनी नहीं चाहिए, दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। और कैसे आपको क्या करे, कहां से नोट्स दे, कैसे करे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम अपने 10-10 घंटा, 12 घंटा
पढ़ रहे हैं आपको, जो भी टाइम मिलता है स्कूल से आने के बाद, तो स्कूल के पहले और लास्ट में और रात के 10-12 बजे तक किसी तरह से आपको कर रहे हैं, चाहे किसी दिन 5 घंटा में काम हो जाए या 8 घंटा में, लेकिन चीजों को इकट्ठा करके एकत्रित करके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सारा कुछ आपको कुछ नहीं करना है, क्लास को सिस्टमेटिक देखना है और कॉपी में नोट्स एकदम तैयार करते चलना है, जो भी आपको हम नोट्स दे रहे हैं उसी से, है ना। अगर किसी को बहुत सारे पर्सन जॉब में है, बहुत सारे को दिक्कत है समय का, तो वो एप्लीकेशन में ही नोट्स को गाड़ी उड़ी से जा रहे हैं तो एकदम देखते चल रहा है, बस काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कमिटमेंट किया है कि जो भी सीटें आ जाए उसमें से एक सीट पक्का हो जाएगा आपका जो भी बैच में है, लेकिन जितनी बातें वहां पे कराई जा रही है ईमानदारी से आपको कर लेना है ना। चलिए अब ये बातें आपको याद रखना है और बाकी हम बताएंगे कि रुद्र बीणा जो है ना, इसी को रुद्र बीणा को इसमें देखेंगे दो तुम्बा होता है, क्या तुम्बा होता है, दो गो, ध्यान सुनेंगे, एक यहाँ तुम्बा देख होंगे और एक इसके जो आपका अंतिम भाग होता है उसके नीचे तुम्बा। तुम्बा गूंज के लिए लगाया जाता है, रिवाइब्रेशन के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके याद रखना है, रुद्र बीणा में कितने तुम्बा होते हैं, 2 तुम्बा। पर्दे की संख्या बता दिए, 19 से पर्दे कितने होते हैं, 23 पर्दे होते हैं। तार कितने होते हैं, तो 7 तार होते हैं सितार की तरह ही, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखना है और बाकी आपको हम बताएंगे कि रुद्र बीणा बजाने वाले लोगों को ही अक्सर जो होता है वो क्या कहते हैं भाई, तो उसे कहते हैं बीन, क्या कहते हैं, बीन। और इसीलिए ज्यादातर ध्रुपद गाने वाले जो एरिया है, क्षेत्र है, वहां पे इस तरह के जो लोग हैं रुद्र बीणा वादक बहुत सारे लोग मिलते हैं और इसीलिए उन्हें बीनकार भी कहते हैं। तो सारा कुछ क्लियर करते जाएंगे बैच में, जो भी एकदम अभी इधर उधर झिलफिला रहा है, समझ रहे बात ना, धुंध नजर आ रहा है, वो धुंध को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। माने देहात में ठेठ में कहते हैं कि एकदम कज्जल लौकेगा, वही कज्जल कर देंगे बैच में। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि फालना बिनकार है, शादी का लिखा बिनकार है, बंदे लिखा बिनकार है, तो लगता है कि वो बीनवा का बजाता है, जो कहता है कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस बैठ पहुराई, तो वो बीन समझता है कि जो सपवा के बुलावे वाला होता है वही बीनवा का बजाता है, समझ रहे बात। तो ये जो कंफ्यूजन बहुत तरह के छोटे छोटे हैं वो सारा खत्म हो जाएगा। बाकी अगर नहीं बढ़ रहा होगा तो चलिए एक बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया आपके सामने, इसको आप मार के आप उड़ा दीजिएगा, है ना। काहे कि इसने प्रश्न पे तो आप लोग का प्रयास एकदम तगड़ा है। तुम्बा किस तरह के वाद्यों का भाग है, तो आप जानते होंगे कि सितार हो, रुद्र बीणा, तमाम तरह के बीणा, उसमें जो आपका तुम्बा होता है या तो गोल लौकी का होगा, या गोल लौकी का, या गोल कद्दू का, सीताफल, काशी फल, सब अलग बात है, लेकिन ये गोल होता है। इसके बीच के माल को निकाल दिया जाता है, अवशिष्ट पदार्थों को इसे सुखा लिया जाता है और इसी पे लकड़ी के पट्टी से जो होता है वो ढक दिया जाता है ऊपर से, और इसी के ऊपर में जो है वो चौकी आकार का घुड़ज बना दिया जाता है। इस पे जो है तार ला करके और इधर ऐसे ला करके कील होता है जिसे मोंगरा कहते हैं, और इसी में तारों को, सारे तारों को बांध दिया जाता है। तो तार जिस पे टिका होता है घुड़ज पे होता है, ठीक है। और घुड़ज ये सारी तार किस पे होगा, तो ये ऊपर में, ये लौकी के ऊपर जिसे तबली कहते हैं, तो ये क्या है, तो यही तुम्बा है। ये क्या है, तो तुम्बा है। तो तुम्बा अगर सितार में बोले या फिर सरोद में बोले, तुम्बा अगर आप बीना में बोल लीजिए, ये सब जो होता है आपका, ये तुम्बा जो होता है ये आपका किस में होगा, तो तंत्री वाद में। याद रखेंगे किस में होगा, तंत्री वाद में। हल्का प्रश्न है तो हो सकता है कि उधर थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, तो इस प्रश्न को आप बना करके एकदम आप एकदम बढ़िया महसूस कर रहे होंगे अपने आप को, है ना, कि चलो एगो मार दिए तो लो, एगो आ मार दिए तो एगो आ मार लीजिए, लगले लगले 2-3 मारिए ताकि एकदम ताजगी महसूस हो। अक्सर बच्चों से सवाल बनता है जो उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, तो कुछ शताब्दियों पूर्व सभी तंत्री वाद्यों को क्या कहते थे, बहुत बढ़िया सवाल। अगर पढ़े हो तो रिवीजन, नहीं पढ़े हो तो जान लो, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आजकल ऐसा होता है कि जैसे बीना का नाम सुनते हैं तो ऐसा होता है ना कि जैसे सरस्वती माँ का फोटो और बीना बजाते हुए, बीना पानी, तरह तरह के दिमाग में आपका चित्र जो है वो आ जाता है। ये बात हम नहीं कर रहे अपनी मर्जी से, ये बात सेम टू सेम एनसीईआरटी में लिखा गया है। बच्चे सेम टू सेम एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, बोरिंग लगते हैं, कितना पढ़े, तो वो सारा कुछ हमको ग्रहण कर करके डायरेक्ट आपको मौखिक रूप में सुनाया जाता है, और हमसे जब सुन लेते हैं तो चीजें आपको याद हो जाता है। हमसे नहीं, मतलब किसी भी टीचर से आप सुन लेते हैं तो टीचर कहाँ से लेके आएंगे, क्या उतनी सारी बातें कोई रिसर्च करता है, कोई कुछ करता है, सारी कोई एनसीईआरटी से निकालेगा, उसी को अलग अलग तरीका से। अब उसी में कुछ टीचर विशेष होते हैं कि उनको आइडिया है कि एनसीईआरटी और ये जो पूछने वाला आयोग है उनके बीच का रिलेशन कैसा है, इसी में से क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, कितना तक दायरा ले जाना है, और उसमें फैक्ट्स का बहुत कमी होता है, तो साथ साथ फैक्ट्स भी देखते चलना है। तो यही चीज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे, कुछ शताब्दियों पर पहले जो होता है सारे तंत्री वाद्यों को, आज बीना, सितार, गिटार, इसराज, दिलरुबा, ये बीना, वो बीना, मयूरी बीना, मोहन बीना,
तमाम तरह के गिटार उतार पढ़े ना है, तो इस सब का नाम आजकल के अलग अलग हो गया, सब अलग अलग है। लेकिन पहले जितने तार लगे वाद्य होते थे, मतलब जो तंत्री वाद्य होते थे, उन सभी तंत्री वाद्यों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता है जिसे वीणा कहते हैं। आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो साफ साफ वहां पे मिल जाएगा कि जिस प्राचीन काल में जितने भी तार लगे वीणा होते थे उसे क्या कहते थे, तो वीणा कहते थे, है ना। तो आज चीजें बदल गई है, तो इसको कहेंगे कि कुछ शताब्दियों पूर्व जो है वो तंत्री वाद्यों को क्या कहा जाता था, वीणा। एकदम इंपॉर्टेंट बात है। अब अगला एगो मार दीजिए छक्का के एकदम मजा आ जाए आपको भी, और बना करके अपने आप को खुशी और एनर्जी फील एकदम महसूस करिए भाई कि चलिए बन गया। बताएंगे तानपुरा और सितार के किस वाद्य वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तानपुरा और सितार किस वाद्य वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। थोड़ी बहुत जो है वो जानकारी दे देंगे कि देखिए जो भी चाहते हैं कि संगीत का एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी मिले और ट्रिक भी मिले, मतलब अच्छी जानकारी भी आपको हो जाए और ट्रिक भी आपको साथ साथ मिलते चले, ताकि चीजों को याद करने में सुविधा हो जाए, है ना, और साथ में आपको नोट्स भी मिल जाए। तो इसके लिए हमारे यहाँ 499 का बैच है। अच्छा एक बात और बोलना चाहेंगे आप सबसे, इसके लिए थोड़ी सी हो सकता है कि किसी को चीजें खराब लगी होगी, है ना, कि आप गोल गोल बात बोलते हैं लेकिन इतना चीज अब पॉसिबल नहीं है। शुरुआत में हम लोग एक कमिटमेंट किए थे कि प्रैक्टिस सेट आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो कि हम लोग कुछ विद्यार्थियों को दिए भी, लेकिन अब जो है वो प्रैक्टिस सेट शेयर हो जाने के कारण एक ही लोगों को देते हैं, वो बार बार दूसरे को व्हाट्सएप पे भेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोगों को उसको तैयार करने में साल 2 साल, 2.5 साल मेहनत लगता है ना। 2,000 क्वेश्चन तैयार कराने में वो बहुत कम समय का टाइम नहीं है। अब दूसरे से हम लोग करा रहे हैं तो कम समय में हो जाता है, लेकिन उसमें वर्डिंग बहुत एरर पाया जाता है। दूसरे को दे देते हैं तो कितना संशोधन कराएंगे बेचारे से, कभी कुछ करिए देता है। तो अब ध्यान से सुनेंगे, हम लोग जो है वो मुख्य रूप से हमारे द्वारा जितने भी बनाए गए क्वेश्चन है, 2-2.5 के आसपास में क्वेश्चन होगा कम से कम, तो वो आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगा, वो व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा। तो उसकी बातें छोड़ दीजिए, वो हम आपको देते भी है लेकिन हम काउंट नहीं करेंगे। हम विशेष रूप से काउंट कर रहे हैं कि आपको नोट्स हम देंगे उसी पैसे में, और उसी में आपको ट्रिकली और बढ़िया वाला क्लास मिलेगा जहां पे सारी कुछ पढ़ाई जाएगी, कुछ भी चीजें नहीं छोड़ा जाएगा, है ना। और साथ साथ ध्यान रखेंगे यूट्यूब वाले बच्चे अगर ध्यान से सुनेंगे या पैड वाले भी, तो ये तो हो गया। अब यूट्यूब पे जो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो भी चल रहा है, उन सबका एक प्लेलिस्ट तैयार हो रहा है, और साथ साथ जैसे प्लेलिस्ट तैयार हो रहा है उसी तरह से क्वेश्चन भी टाइप हो रहा है। 200 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यूट्यूब पे हम लोग प्लेलिस्ट पे करा दिए हैं। जो लोग बाद में आते हैं प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे मिल जाएगा आपको इसी VR एजुकेशन के चैनल पे, और आप एक एक वीडियो को आराम से देखेंगे। जब महीने दिन हो जाएगा, 20 दिन होगा, तो आप फिर से कोई एक ही प्लेलिस्ट को रिपीट नहीं कर पाता है। और कैसे करेगा, 40 मिनट में एगो वीडियो देखेगा, 10 को क्वेश्चन लगाएगा। उससे अच्छा है कि दोबारा आपको रिपीट करना है तो 500 क्वेश्चन का सीरीज आपको 99 रुपीज में मिल जाएगा, और ये आपको हम व्हाट्सएप पे देंगे। इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं, समझ रहे बात ना, और ये प्रिंट निकाल करके उसको आप सेट की तरह आराम से लगा सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन है 200 प्लस हो गया, जब आपका सारे वीडियोस मिला करके कम से कम 500 क्वेश्चन हो जाएगा, तो 500 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस सेट आपके व्हाट्सएप पे मिलेगा। 99 रुपया पेमेंट कर करके इसी नंबर पे आप भेज देंगे, आपको मिल जाएगा। बाकी अगर जो चाहते हैं कि तैयारी एकदम बढ़िया कर लेना है एकदम तरीके से, तो आप चाहे तो इस नंबर पे जुड़ करके 8825376551 आप इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे, और 499 का पेमेंट इसी पे गूगल पे या फोन पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे व्हाट्सएप पे, और उसके बाद व्हाट्सएप पे आपको एप्लीकेशन का लिंक देंगे। डाउनलोड करवा करके जो भी चीजें डाउनलोड में दिक्कत होगा, किसी तरह की परेशानी आएगा, हम आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद आपका काम है सब चीज बता देंगे। एक एक क्लास आपको आराम से 25 से 30 मिनट। अच्छा हमारे यहाँ एक खास चीज यही है कि क्लास का टाइमिंग 1-2 घंटा नहीं रखते हैं, ताकि बच्चे का मेंटेलिटी हो जाए कितना क्लास है इतना देखना है, समझ रहे बात। हर एक क्लास 25 से 30 मिनट का होगा मैक्सिमम, है ना। कोई शायद ऐसा क्लास होगा कि जो चलते चलते फ्लो में 35 मिनट का चल गया होगा, 37-38 मिनट का चल गया होगा, लेकिन कोशिश रहता है कि 25 से 30 मिनट का क्लास रहे, क्योंकि बच्चा एकदम हल्का महसूस करे अपने आप को, कि जब भी वो पढ़ने के लिए बैठे तो ऐसा लगे कि 1 घंटा में तो 2 वीडियो उड़ा देंगे, समझ बात ना, तो उनको तनाव जैसा महसूस नहीं हो। तो ये आपको पढ़ने के दौरान क्या क्या दिक्कत आता है वो सारा चीज जो है, टीचर का मतलब क्या होता है, एक कलाकार है, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। टीचर बनने के लिए ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बच्चा सोचता कैसे है, तैयारी कैसे कराया जाए, क्या चीज कमियां है, इसको आपको मालूम होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप फुल फिल करते चले तो समझिए कि आप बच्चों के लिए बढ़िया टीचर है। चलिए जो भी हो, तो तानपुरा और सितार किस तरह का वाद्य है, तो दोनों तत्ववाद है ना, तो दोनों तत्व यानी तंत्रीवाद में आ जाएगा। सही जवाब। अगले सवाल जो है वो आपके सामने ये रहा। सवाल ये है कि इनमें से
इनमें से किस वाद्य को मिजराब से बजाते हैं? तो चलो एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल है कि हल्का हल्का के एकदम मार्क उड़ाते जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ सवाल आपके लिए बढ़िया लाए। तो किस तरह के बाद मिजराब से बजाते हैं? तो इजी है, आप सब जानते हो कि सितार को किससे बजाते हैं भाई? तो मिजराब से बनाते हैं। कोन आकार का होता है और इसको जो है वो हाथों में पहनते हैं। और कैसे कैसे बजाते हैं, कौन सब बात पढ़ा दिए हैं, आकर्ष अपकर्ष सब बातें पढ़ा दिए होंगे। दा की ध्वनियां कैसे निकलेगी सितार पे, दीर्घ के ध्वनियां कैसे निकलता है, रा के ध्वनियां कैसे निकलता है, सारी बातें है ना। तो कांच के प्याले में पानी भर करके किस वाद्य को बनाया गया है? क्या घटम को बनाया गया है, या फिर जल तरंग को, या फिर काष्ठ तरंग को, या टिप्पणी को? फटाफट से बताएंगे, काफी हल्का सवाल है। आप सब जानते होंगे कि कांच के प्याले में पानी भर के जो बनाया जाता है उसे जल तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जल तरंग। इस तरह से छोटे छोटे कांच के प्याले होते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि ये कांच का ही प्याला हो, याद रखेंगे पीतल का भी प्याला हो सकता है जिसमें पानी भरा जाता है। पानी कैसे भरा जाएगा? तो सब में पानी इक्वल नहीं होता है, जिनसे जिस तरह का स्वर होगा उसी तरह का पानी भरा जाता है। पानी कम और ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। और एक डांड होता है, उससे ही इसको प्याले के ऊपर में पीट पीट के बजाया जाता है। ये जल तरंग कहते हैं। बाकी बैच में आपको पढ़ाएंगे तो सारा कुछ। प्याला में पूछ देगा तो क्या करिएगा? फंस जाइएगा। खाली जल तरंग करे से होगा कि घन बाद में आता है जल तरंग। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि जल तरंग में प्यालों की संख्या कितने होते हैं, क्या प्याले केवल कांच के ही बने होते हैं? ये पूछ दिया कि जल तरंग में प्याले कांच के अलावा किस धातु के बने होते हैं, ऐसे सवाल आ जाएंगे। समझ बात ना। तो सारी बातें आपको हम पढ़ाएंगे कि कितने प्याले होते हैं, किस तरह के पानी भरे जाते हैं, कैसे कौन स्वर निकलता है, ये सारी बातें, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि ये तो कांच है या फिर पीतल है और इस पे पीटे जाते हैं, तो इसे घनवाद्य की श्रेणी में कौन रखे? एक बहुत बढ़िया प्यारा सा प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि जल तरंग को किस संगीतज्ञ ने इसे घनवाद्य की श्रेणी में रखा है, ठीक है। तो सारी कुछ इसके लिए सोचना नहीं है। और इतने अभी तक जितने भी बातें आपको ऑब्जेक्टिव्स करा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये सबके सब एनसीईआरटी में है। ऐसा नहीं है कि हम संगीतज्ञ कोई है और घर में ही ग्रंथ भी लिखते हैं आप वही चीज पढ़ाएंगे, दुनिया को मालूम नहीं है और वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 10 क्वेश्चन ही आज हुआ। तो सीरीज कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, कमेंट करेंगे जरूर, लाइक भी करेंगे, है ना। आप अपने विचार को, अपने जो भी आपका भाव है, आप कमेंट में अपने विचार को जरूर छोड़ेंगे। किसी तरह के अगर इस क्लास से दिक्कत आपको होता है उस पे भी आप लोग बात लिखेंगे, ताकि उसको भी हम लोग चाहेंगे कि जो भी आपका कमी है उसको निदान करें, है ना। क्योंकि यहाँ से तो बंद कमरे में एक कैमरे के आगे केवल बोलने से तो हमें एहसास नहीं ना होता है कि अलग अलग प्राणी के मन मस्तिष्क में क्या चीजें चल रहे हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत होगा, आप आराम से रिस्पेक्टफुली कमेंट करेंगे प्यारा सा, हम उसी पे काम करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो बाकी सारी कुछ जानकारी भी आपको दे दिए और अपनी तैयारी को आप इसी तरह से गति देते रहेंगे। 10 क्वेश्चन ही लेकर के आए हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन कोशिश किए हैं कि बहुत सारी चीजें जो है आपको समझाते चले और बहुत सारे पिक्चर से आपको रूबरू कराते चले। तो अब 20-30 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन की संख्या ज्यादा नहीं रहेगा, क्वेश्चन की संख्या कम रहेगा, लेकिन छोटे छोटे चीजें जो है वो क्लियर करेंगे। थोड़ी सी हो सकता है कि यूट्यूब पे अब क्लास विलंब में मिले, जैसे 2 दिन गैप करके, कभी 3 दिन गैप करके, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर में हम लोग संगीत के साथ साथ लोगों का डिमांड पे कि सर आपसे पढ़ते पढ़ते लगा हो गया है, अच्छा लगता है क्लास, तो सर बाकी लोगों को उतने हमको इंटरेस्ट नहीं समझने में, तो आप ही ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, आप ही हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। तो काफी बेहतरीन ढंग से उसको भी हम लोग जो भी आपका सेक्शन है, 8 नंबर ज्योग्राफी आता है, 8 नंबर हिस्ट्री आता है, तो दोनों सेक्शन को, हिस्ट्री में खास करके मॉडर्न हिस्ट्री का ही सेक्शन ज्यादा आता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन, ज्योग्राफी में कौन कौन पार्ट, उसके बाकायदे सिलेबस के साथ दोनों का बैच चालू है। तो दोनों का थ्योरी का क्लास लेना और उनका नोट्स तैयार करना, इसमें थोड़ी सी परेशानी आने के कारण यूट्यूब वाले जो क्लास है उसमें आपको बीच बीच में मतलब 2-3 दिन गैप मिलेगा। इसीलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं तो 2-3 दिन के बाद वीडियो डलाएगा भी और आपके पास जाएगा या नहीं जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। अगर डेली डालेंगे वीडियो तो आप ना भी सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास चला जाएगा, लेकिन अगर डेली नहीं डालते हैं तो उस केस में हो सकता है कि कोई हमारे चैनल पे आए और 2-3 दिन के बाद चैनल खोज भी रहे हैं, मिल भी नहीं रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। तो चुपचाप आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको पैसा आएगा। आजकल लोगों में जलन बहुत ज्यादा हो गया है, कैसा लगता है सब्सक्राइब कर देंगे तो अमीर हो जाएगा, लाइक कर देंगे तो अमीर हो जाएगा। खुदा ने जो देना है वो पहले से हमको दे दिए, ठीक है। और मिले तब भी सही है और ना मिले तब भी सही है, मतलब संतुष्टि एकदम रखना है। चलिए, बहुत ज्यादा आज के सीरीज हो गया है ना, तो अब मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।